Assalamu alaikum, this is Shahriar Hussain and today the lesson number 26 using the NPV Business Finance SSC 501. Alright, so we will discuss from this line. The goal of the financial management is to increase the share of value. ठीक है, जो अंडरलाइन है ये आपके MCQs में आ सकती हैं कि फाइनेंशियल मैनेजर का जो मैनेजमेंट का जो गोल होता है वो ये होता है कि इंक्रीज़ करती है वो शेयर वैल्यूज़ को, ठीक है, और किस रूल के तहत वो करती है, द नेट प्रेजेंट वैल्यू रूल के तहत वो करती है। खैर रूल तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपसे ये ज़रूर पूछा जा सकता है कि जो गोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो क्या होता है, कि वो इंक्रीज़ द शेयर वैल्यू। ओके, an investment should be accepted if the net present value is positive and rejected if it is negative। ठीक है, ये हम लास्ट लेक्चर में भी हम बात कर चुके थे कि अगर नेट प्रेजेंट वैल्यू हमारी पॉजिटिव होगी, ठीक है, तो हम तब वो इन्वेस्टमेंट को एक्सेप्ट करेंगे, और अगर नेगेटिव होगी तो हम इसको रिजेक्ट करेंगे। और दूसरी बात हमने ये भी की थी कि जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है ये बहुत सारी फॉर्म्स यूज़ करती हैं लॉन्ग टर्म, जब उन्होंने इन्वेस्टमेंट करनी होती है किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर उसको लेकर, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद वो कहता है कि इन द अनलाइकली इवेंट दैट NPV इज़ टर्न्ड आउट टू बी ज़ीरो। ठीक है, मतलब कि अगर एक ऐसा इवेंट आपके पास आए जिसमें आप जब अपनी नेट प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट कर रहे हो वो इक्वल टू ज़ीरो आ जाए, वी वुड बी इनडिफरेंट बिटवीन टेकिंग एंड नॉट टेकिंग द इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो फिर हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं कि हम उस इन्वेस्टमेंट को लें या हम उस इन्वेस्टमेंट को ना लें। ठीक है, तो उसने उसके ऊपर ये बताया कि दो कमेंट्स होते हैं, द टास्क ऑफ कमिंग अप विद कैश फ्लो, ठीक है, जो उस टास्क से हमें कैश फ्लो आ रहा है, एंड द डिस्काउंट रेट इज़ मच मोर इम्पोर्टेंट देन द प्रोसेस ऑफ डिस्काउंटिंग इटसेल्फ। ठीक है, यानी कि कहने का मकसद उसका ये है कि जब आप इस पॉइंट पर पहुंच जाए जहाँ पे आपकी ज़ीरो इन्वेस्टमेंट हो, तो वहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है वो आपका डिस्काउंट रेट फैक्टर होता है, यानी कि R इम्पोर्टेंट होता है कि वो कितने परसेंटेज पे जा रहा है। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ डिस्काउंटिंग कैश फ्लो वुड ओनली गिव अस एन एस्टिमेट फिगर। ठीक है, वही बात कि जो हमें जो हमारा R कह लें या डिस्काउंटिंग कैश फ्लो कह लें, जो हमें देता है वो एक एस्टिमेट फिगर होता है ऑफ NPV, नेट प्रेजेंट वैल्यू। The true NPV can be found by putting the investment for sales, ठीक है, and see what we got for it। ठीक है, अच्छा जी, ये दो चीज़ें होती हैं, और आगे वो हमें बता रहा है कि उसने एक एग्जांपल दी हुई है। सपोज वी आर आस्क्ड टू डिसाइड whether or not a new product be launched. Based on projected cost of sales, we expected that the cash flow over the 5 years, कैश फ्लो आपके कितने साल के लिए, 5 साल के लिए, ऑफ प्रोजेक्ट विल बी 2000 इन फर्स्ट 2 ईयर्स। ठीक है, 2000 है पहले 2 साल के लिए, 4000 इन द नेक्स्ट 2 ईयर्स, जो 4000 वो अगले 2 साल के लिए, एंड 5000 इज़ द लास्ट ईयर। ठीक है, अब उसने कहा कि 5 साल के लिए आपके पास एक प्रोजेक्ट है, पहले 2 सालों के अंदर जो आपकी कॉस्ट आ रही है प्रोजेक्ट वो आ रही है 2000, अगले 2 साल की 4000, और उससे लास्ट ईयर की आपके पास कितनी आ रही है 5000। ठीक है, इट विल कॉस्ट अबाउट 10,000 टू बिगिन द प्रोडक्शन। ठीक है, गिव अ 10% डिस्काउंट रेट, व्हाट वुड वी डू द टोटल वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट बाय डिस्काउंटिंग इन कैश फ्लो एट प्रेजेंट। अच्छा जी, देखिए अब आपने कुछ चीज़ें ना ध्यान में रखनी है। अब इसने 1, 2, 3 आपको कैश फ्लोज दे दिए, ठीक है, और उसने ईयर्स भी बता दिए हैं आपको। अब आपने इसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, जब आपने इसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे कैसे, वही फार्मूला FV/1 + R⁻T टाइम वैल्यू ऑफ मनी, क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को ही कंसीडर करता है। ठीक है, तो उसने 2000 की फर्स्ट 2 ईयर्स की बात की है उसने। ठीक है, 2000 फर्स्ट ईयर एंड 2000 सेकेंड ईयर, पर 1⁻2 इसलिए कि वो सेकेंड ईयर था, 4000 थर्ड ईयर, 4000 फोर्थ ईयर, एंड 5000 फिफ्थ ईयर। राइट, इसकी इसने प्रेजेंट वैल्यू निकालने के बाद इसको सम अप किया तो आपके पास आ गई $12,313। अच्छा जी, अब टोटल हमारी जो इन्वेस्टमेंट थी वो थी 10,000 की। हमने ऊपर ये पढ़ा था कि अगर नेट प्रेजेंट वैल्यू हमारी एक्सेप्टेबल तब होगी जब हमारे पास जो
वैल्यू आएगी वो नेट प्रेजेंट वो उसके इनिशियल अमाउंट से बड़ी आएगी, ठीक है। तो इनिशियल अमाउंट तो हमारे पास 10,000 और जो हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू उसके वो आ रही 12,1300 है। जब हम 313 में से माइनस करेंगे 10,000 तो 313 आ जाएगा, ठीक है। देन एंड उस रूल के तहत हम ये इन्वेस्टमेंट को एक्सेप्ट करेंगे। ऑलराइट, अच्छा अब कुछ दूसरी चीज़ें जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। अब बाजू का क्वेश्चन आपको ऐसा आ सकता है कि जिसमें आपको एक वैल्यू गिवन दी गई हो, यानी कि जो आपका कैश फ्लो हो वो सिंगल में दिया गया हो, ठीक है। एक आपको इनिशियल अमाउंट भी दे दी गई होगी, ठीक हो गया, और बाकी आपको ईयर्स भी बताए गए होंगे और आर की जो परसेंटेज है वो भी आपको बताई गई होगी, ठीक है। अब आपको फाइंड करनी है नेट प्रेजेंट वैल्यू। अच्छा जी, अब यहाँ पे मैं लिखकर तो नहीं बता सकता, लेकिन गौर से फॉर्मूला सुन लीजिएगा। जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है वो अकॉर्डिंग टू एन्युटी फार्मूला हमने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था, उसी में चलेगी, ठीक है। अब जो एनपीवी का बेसिकली फार्मूला क्या होता है कि आप सिंपल एन्युटी का फार्मूला लिखें, माइनस कर दे इनिशियल वैल्यू को। एन्युटी का फार्मूला लिखने के बाद आगे माइनस का निशान लगा, उसके आगे इनिशियल वैल्यू आप पुट करेंगे, तो ये आपकी एनपीवी का फार्मूला बन गया। यानी कि जो मैं एनपीवी का जो फार्मूला है वो यूज़ करता हूँ, मेरा एनपीवी का फार्मूला है जो मुझे इसी लगता है वो है CF यानी कि कैश फ्लो PV इज़ इक्वल टू CF ओवर R मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 1 ओवर 1 माइनस R की पावर T क्लोज माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट, ठीक है। आप चाहे तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट साथ लिख दे, दैट्स एंड गुड। अगर आप नहीं लिखना चाहते कोई मसला नहीं, आप प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी फाइंड करें, जो आंसर आएगा उसको माइनस कर दें इनिशियल इन्वेस्टमेंट में से, तो तब भी आपकी एनपीवी आ जाएगी। ये दोनों तरीके आपके पास हैं, ठीक है। नेक्स्ट है द पे बैक रूल। अच्छा जी, इस चीज़ को सुन लें, द पे बैक रूल क्या होता है। उसमें तो हमने चीज़ ये पढ़ी थी एनपीवी के अंदर कि ये हमारे पास क्या आता है, डिफरेंस होता है हमारे पास, ठीक है। जो एनपीवी होता है एक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट और एक मार्केट वैल्यू का हमारे पास डिफरेंस आता है, ठीक है। कि एक प्रोडक्ट की पर कितनी आप लागत लगाएंगे तो उसकी मार्केट की वैल्यू क्या होगी, उसके दरमियान डिफरेंस है। अगर वो प्रोडक्ट मार्केट में ज़्यादा बिक्री होगी तो वो पॉजिटिव एनपीवी होगा और हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। अगर वो प्रोडक्ट में इसलिए कह रहा हूँ, आप इसको इन्वेस्टमेंट भी कह सकते हैं, तो इन्वेस्टमेंट आई थिंक सो इज़ गुड फॉर दैट पर्टिकुलर टाइम। सो वी विल टेलिंग यू अबाउट द एनपीवी इज़ दैट इफ़ द योर इन्वेस्टमेंट is acceptable when its price is goes up from the initial amount, okay। so अगर वो initial amount से कम आएगी तो क्या होगा, आपकी एनपीवी रिजेक्टेड होगी, इतना हमें मालूम हो गया। अब द पे बैक रूल, ठीक है। अब जो ये रूल है ना, ये बहुत ज़्यादा आसान चीज़ है और इसमें से आपको क्वेश्चंस भी होपफुली लॉन्ग तो डेफिनेटली आपको देखने को लिए मिलेगा, और मे भी कुछ शॉर्ट भी आपको मिल जाए। सबको तो नहीं मिलेगा, लेकिन जाहिर सी बात है किसी किसी को तो मिलेगा। अच्छा जी, अब ये पे बैक रूल बहुत आसान रूल है, यानी कि ये कह लें कि एक बच्चों वाला खेल है पे बैक रूल जो इन्होंने दिया हुआ है। खैर हम पढ़ते हैं इसको। कहते हैं कि द पे बैक रूल क्या होता है, द पे बैक पीरियड इज़ द अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड ऑफ एन इन्वेस्टमेंट इज जनरेट कैश फ्लो सफिशिएंट टू रिकवर द इनिशियल इन्वेस्टमेंट। यानी कि अगर सादे लफ्ज़ में आपको मैं बताऊँ, आपने एक प्लॉट के ऊपर इन्वेस्टमेंट की है, लेट्स सपोज आपने 10 लाख रुपए का एक प्लॉट ख़रीदा है, ठीक है। अब आप कुछ अरसा उसमें को इंतज़ार करते हैं, ठीक है। यानी कि आपने इतना अरसा उस पर इंतज़ार करना, उस प्लॉट को अपने पास रखना है कि जब आप उसको मार्केट के अंदर सेल आउट करें तो वो आपकी इनिशियल जो इन्वेस्टमेंट है वो रिकवर करे। डिपेंड्स अपॉन कि हो सकता है कि 2 साल आपको लग जाए, 3 साल लग जाए, 4 साल लग जाए ज़मीन की वैल्यू को बढ़ने के लिए, ठीक है। लेट्स सपोज हम अज्यूम करते हैं कि 2 साल बाद जब आपने एस्टिमेट लगवाया मार्केट से, तो वो आपका 10 लाख का प्लॉट है 10 लाख रुपए का प्लॉट, वो 12 लाख रुपए का हो गया, ठीक है, 2 साल बाद। तो हम ये कहेंगे कि अब 2 साल के बाद हम इसकी जो इनिशियल अमाउंट है वो हम रिकवर कर लेंगे, ठीक है। यानी कि 2 साल के बाद जब हम उसको सेल आउट करेंगे तो उसमें से 10 लाख तो हमारी अपनी इन्वेस्टमेंट होगी, ठीक है, और जो 2 लाख होगा वो हमारा प्रॉफिट होगा। बट हम यहाँ पे प्रॉफिट को नहीं काउंट करते क्योंकि जो द पे बैक रूल का सबसे बड़ा जो ड्रॉप बैक यही है कि वो फर्दर जो कैश फ्लोज होते हैं वो उसको डिस्काउंट नहीं करता, वो उसको कह लें कि
खाते में किसी नहीं लेता, ठीक है, किसी खाते में नहीं लेता वो उसको। तो सिंपल पे बैक रूल का मकसद ये है कि यानी कि कितनी देर में आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो रिकवर होगी, सही है। अब उसने देखिए एक आपको टाइम लाइन बना के दी है जिसमें वो ईयर्स लिखा -50 से मुराद आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट होगी जो 0 पे होगी। 1 पे 30,000 है, 2 पे 50,000 है, 3 पे 10,000 है, 4 पे 5,000 है। अब अज्यूम करें कि आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 50,000, तो ये कितने साल में रिकवर होगी? पहले साल में 30,000, दूसरे साल में 50,000, यानी कि आपकी 50,000 की ये जो इन्वेस्टमेंट है वो 2 साल में रिकवर हो रही है, ठीक है। तो आप लिख देंगे n इज़ इक्वल टू, या द पे बैक रूल इज़ इक्वल टू 2 ईयर्स, ठीक है। तो ये आपका 2 साल के अंदर हो जाएगा। लेकिन वही बात जो इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि ये आगे की फर्दर वैल्यूज़ को काउंट नहीं करती, ठीक है। जैसे 3 ईयर्स पे 10,000, 4 ईयर्स पे 5,000, उसका इससे कोई लेना देना नहीं, यही इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। और दूसरी चीज़ ये कि ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर नहीं करता, नेट प्रेजेंट वैल्यू करता है, लेकिन द पे बैक रूल जो है वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर नहीं करता। ऑलराइट, अच्छा जी, आगे कहता है द इन्वेस्टमेंट पेज फॉर इट्स सेल्फ बैक इट एग्जैक्टली 2 ईयर्स और पे बैक पीरियड इज़ 2 ईयर्स, ठीक है। वही बात के जो ये इन्वेस्टमेंट है ये 2 साल के अंदर हमारे पास रिकवर हो गई है। अच्छा, वो कह रहा है कि एन इन्वेस्टमेंट इज़ एक्सेप्टेबल इफ़ इट्स कैलकुलेटेड पे बैक पीरियड इज़ लेस दैन सम स्पेसिफिक नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है। अब वो कह रहा है कि ये इन्वेस्टमेंट काबिल कबूल होगी जब पे बैक पीरियड हम सम स्पेसिफिक नंबर ऑफ ईयर्स हो सकते हैं। अब वो पे बैक पीरियड जो सम स्पेसिफिक नंबर ऑफ ईयर्स हैं वो कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। इसमें अब मे बी आई डोंट थिंक सो इसके अंदर वो आपको एग्जांपल्स मिले हैं, लेकिन मैंने वो एग्जांपल्स की हैं और उनकी प्रैक्टिस भी मैंने की थी उस टाइम कि कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं वो आपको बताती हैं कि 10 साल है, ठीक है। वो आपको एक कैश फ्लोज देंगी, ठीक है, और उसमें आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट होगी लेट्स सपोज 50,000, ठीक है। और वो कहता है कि ये जो 50,000 है ये 10 साल तक आपको मिलेंगे। 50,000 या 50 फर्स्ट ईयर में 10,000, सेकंड ईयर में 20,000, थर्ड ईयर में 30,000, इस तरह करके 10 साल तक मिलेंगे। लेकिन वो कंपनी खुद कहती है कि एक्सेप्टेबल हमारे लिए जो एक्सेप्टेबल इन्वेस्टमेंट वो होगी कि अगर मैं अपने ये 50,000 पहले 4 सालों में मैं रिकवर कर लूँ, ठीक है, या पहले 5 सालों के अंदर रिकवर कर लूँ, कोई ना कोई आपको डेट वो भी बताएगी, ठीक है। अगर फिर आप एक लिस्ट बनाओगे, चार्ट बनाओगे जिसमें आप ईयर लिखोगे, उसका कॉलम लिखोगे, कैश फ्लोज लिखोगे, आगे उसके आगे कैश फ्लोज लिखोगे, फिर उनको आप डिस्काउंट बैक करोगे। डिस्काउंट बैक का मतलब यानी कि उनको कैलकुलेट करोगे। आप होगे पहले साल में 10,000 होगे, दूसरे साल में 10,000 होगे, तीसरे साल में 10,000 होगे, चौथे साल में 10,000 होगे, पाँचवें साल में 10,000 होगे, ठीक है। फिर आप कहोगे हाँ ये 5 सालों के अंदर कंपनी ने कहा था कि मैं उस इन्वेस्टमेंट को एक्सेप्ट करूँगी जो 5 सालों के अंदर काबिल कबूल होगी, यानी कि मेरी इनिशियल इन्वेस्टमेंट रिटर्न बैक करेगी, ठीक है। तो आप कहोगे हाँ 5 सालों में तो ये पूरी हो रही, तो आप लिख दोगे n = 5, सिंपल, आपका ये आंसर होगा, ठीक है। अच्छा, अब आगे इसको हम पढ़ लेते हैं। कहते हैं कि सपोज द इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज $6,000 एंड द कैश फ्लोज आर 20,000, ठीक है। वही इनिशियल इन्वेस्टमेंट क्या 60,000 और कैश फ्लो क्या 20,000 इन द फर्स्ट ईयर, पहले साल में, एंड द सेकंड ईयर 90,000 इन द सेकंड ईयर, ठीक है। दूसरे साल में आपकी क्या 90,000 रुपये। द कैश फ्लो ओवर द फर्स्ट 2 ईयर्स आर 1,110, ठीक है। अब पहले साल में तो देखिए ना, पहले 90,000 और 20,000 कितने हो गए आपके पास 1,10,000, लेकिन आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी है 60,000 रुपया। बात समझ रहे हैं? यानी कि अब आप लिखें, देखिए इनिशियल इन्वेस्टमेंट इक्वल टू 60,000 लिखेंगे, ठीक है। ईयर 1 में 20,000 और ईयर 2 के अंदर आप लिखेंगे 90,000। 20,000 तो आप ईयर 1 से ले लेंगे, 90 अब ईयर 2 से आपको कितने पैसे चाहिए, यानी कि 90,000 में से आपको कितने पैसे चाहिए, 90,000 से आपको 40,000 चाहिए, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे 1 + 40,000 डिवाइडेड बाई रिमेनिंग अमाउंट कितनी बच गई 50,000, वो उसको आप डिस्काउंट बैक करेंगे, वो नहीं लिखेंगे, डिवाइडेड बाई 90,000 लिखेंगे, उसको आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एग्जैक्ट आपके पास आंसर आ जाएगा। खैर हम आगे देखते हैं कि इन्होंने किस तरह से किया हुआ है। अच्छा जी, कहते हैं कि आफ्टर द फर्स्ट ईयर द प्रोजेक्ट हैज़ पेड द 20,000 लिविंग 40,000 टू बी रिकवर्ड, वही जो बात मैं आपको पहले बता चुका हूँ। नोट डैट दिस 40,000 इज मल्टीप्लाई बाय 40,000 डिवाइडेड बाई 90,000, ठीक है, इक्वल टू 4/9 ऑफ द सेकेंड ईयर कैश फ्लो, ठीक है।
40,000 वही वाले जो आपके रिमेनिंग रह गए थे, जो आपने ईयर 2 में से लिए थे 40,000, ठीक है। 4/9 दैट इज़ गुड, ठीक है। ये भी अगर आप इसको डेज में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो आप इसको 365 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या इसको आप सिंपल 4/9 को आप डिवाइड कर दें तो आपके ईयर्स के अंदर ही कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, आगे देखें, द प्रोजेक्टेड कैश फ्लो फ्रॉम आ प्रपोज इन्वेस्टमेंट आर, ठीक है। अब देखिए, आपके फर्स्ट ईयर में कैश फ्लो 100 है, सेकंड ईयर में 200 है, थर्ड ईयर में 500 है, ठीक हो गया। 500, 200, 700 और एक 800 रुपये आपके पास है, ठीक है। द प्रोजेक्टेड कॉस्ट उसने आपको बता दी है 500 रुपये है, ठीक है। यानी कि प्रोजेक्टेड कॉस्ट का मतलब होता है इनिशियल अमाउंट ही होता है। व्हाट इज़ द पे बैक पीरियड ऑफ द इन्वेस्टमेंट, अभी हम निकाल लेते हैं, अभी हमने पीछे बात की थी। देखिए जी, आप फर्स्ट ईयर में से आपने 100 ले लिया, सेकंड ईयर में से 200 ले लिए, 2 साल में से आपके 300 रुपये आ गए। थर्ड ईयर में से आपको कितना चाहिए, 500 में से कितना चाहिए होगा आपको, 200 चाहिए होगा ना, तो आप लिख दिए 2 + 200 डिवाइडेड बाई 500, ठीक है। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे जो आपका आंसर आएगा वो आपका ईयर्स के अंदर आएगा, ठीक है। और यही इसका पे बैक पीरियड होगा, ओके। लेकिन हम आगे पढ़ते हैं। वो कहते हैं कि आफ्टर द फर्स्ट 2 years द कैश फ्लो टोटल 300, आफ्टर द थर्ड ईयर द टोटल कैश फ्लो इज़ 800, सो द प्रोजेक्ट पेज बैक समटाइम्स बिटवीन द एंड ऑफ 2 years एंड द 3 years, ठीक है। Out of the 500 cash flow of third year, we need to recover the 200, so we will have to limit 200 divided by 500 is equal to 0.40 years, ठीक है। To do this, the payback period is 2.4, वही वाली बात। अब 2.4 कहाँ से आया, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि 2 साल में हमने 300 रिकवर कर लिया, अब अगले साल में से हमें वैल्यू चाहिए, तो 2 साल का 2 उसी तरह रहेगा, प्लस हम लगाएंगे, ठीक है, जो हमें उस अगले साल में से जो जितनी हम वैल्यूज़ ले रहे हैं, यानी कि जितनी अमाउंट हम ले रहे हैं वो हम उसको ऊपर रखेंगे, टोटल उसकी वैल्यू से कर देंगे अगले साल के। जैसे यहाँ पे 500 था तो 500 से करना। इसको एक फॉर्मूला समझिए, अपने माइंड में समझा लें, जिस मर्जी तरह से आप लोग इस चीज़ को ले सकते हैं। असल में मसला ये है कि सारे क्वेश्चन है जो वो आपको प्रैक्टिकल करवाए थे, लेकिन मेरे पास ऐसे कुछ टूल नहीं है जिससे मैं आप चीज़ों को ये समझा सकूँ। अगर आप लोग कुछ किसी टूल का पता तो मुझे ज़रूर बताइएगा। सो अगले लेक्चर फिर मैं उसके ऊपर आपको समझा दिया करूँगा। अच्छा, तो 2.44 ईयर्स और अबाउट 2 years and 5 month, ठीक है। ये आपका जो होगा पे बैक पीरियड होगा, ठीक है। अब इसी तरह से इसने इन्वेस्टमेंट वगैरह डिफरेंट दी हुई हैं। अच्छा, इसको अच्छा, इन चीज़ों को ना आप पढ़ना चाहें तो पढ़ लें, वैसे मैंने लिखा हुआ है। अब कंपेयर टू एनपीवी पे बैक पीरियड रूल्स हैज़ सम शॉर्ट कमिंग्स हैं, ठीक है। अगर हम इसको एनपीवी से कंपेयर करें, फर्स्ट थिंग टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज़ इग्नोर्ड। हमने इस चीज़ में देख लिया कि हमने कहीं भी टाइम वैल्यू ऑफ मनी के फार्मूलाज को यूज़ नहीं किया। इट फेल्स टू कंसिडर रिस्क डिफरेंस, ये रिस्क डिफरेंस को कंसिडर नहीं करते, फेल है ना, काम है, ठीक है। इट डजेंट प्रोवाइड एन ऑब्जेक्टिव बेसिस ऑफ अ पर्टिकुलर नंबर ऑफ फॉर द कट ऑफ पीरियड्स, प्राइमरी शॉर्ट कमिंग्स टू पे बैक पीरियड रूल। अच्छा, इसमें ना एक और चीज़ है, जो ये पे बैक पीरियड रूल है कि मोस्टली आपकी छोटी जो फर्म्स होती हैं ना, शॉर्ट टर्म्स के, छोटी फर्म्स नहीं कहूँगा, शॉर्ट टर्म्स के लिए आपके ना ये यूज़ होती है, लेकिन कई फर्म्स हैं वो उसको लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ करती है। वो उनकी अपनी स्ट्रैटेजी है, वो किस चीज़ को देखती है, नॉर्मली वो इसके लिए यूज़ की जाती हैं, ठीक है। इसकी क्वालिटीज़ क्या है, सिंपल एंड ईजी टू कैलकुलेट है, बिल्कुल सिंपल है। यूज़ फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल इन्वेस्टमेंट डिसीजन बाय कॉरपोरेशन इन इट्स biasness towards short-term project emphasized on liquidity and quickly freeing up cash of the other uses। अच्छा, इसमें कुछ ख़ास नहीं है। हाँ जी, एक चीज़ ये देखिएगा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ करती है, आपका शेयर वैल्यू को इंक्रीज़ करती है, ठीक है। अच्छा, इसकी समरी आप देख रहे हैं तो द ब्रेक इवन मेजर इन अकाउंटिंग सेंस बट नॉट इन इकोनॉमिक सेंस, ठीक है। अकाउंटिंग सेंस है, इकोनॉमिक सेंस ही आपके MCQs बनता है। Does not focus on right issue of impact of investment on the value of book, simplicity helpful for decision on the minor investment, ठीक है। माइनर्स इन्वेस्टमेंट यानी कि शॉर्ट टर्म की जो आपकी इन्वेस्टमेंट्स है उनके लिए। एडवांटेजेस क्या हैं इसके, इजी टू अंडरस्टैंड, एडजस्ट फॉर अनसर्टेनिटी ऑफ लेटर कैश फ्लो, बायस टूवर्ड लिक्विडिटी है। और डिसएडवांटेज, इग्नोर द टाइम वैल्यू ऑफ मनी रिक्वायर्ड एंड
arbitrary cutoff points, ignores cash flows beyond the cutoff date, and buys against long-term projects such as research and development और new projects। ठीक है, ये चीज़ आपको MCQs में पूछी जाती हैं। नॉर्मली आपको ऑप्शन यही हैं कि इग्नोर्स द टाइम वैल्यू ऑफ मनी का आएगा एक आपको ऑप्शन, और इजी टू अंडरस्टैंड भी आएगा, और ये एडजस्ट द अनसर्टेनिटी कैश फ्लोस ये आएगा, इग्नोर द कैश फ्लो बियॉन्ड द कट ऑफ पॉइंट। बस ये आपको आएंगे ऑप्शंस। ठीक है, अगला लेक्चर है एवरेज अकाउंटिंग रिटर्न। आज का लेक्चर यहीं तक। अगर आपको लोगों को कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आप मुझसे ग्रुप में पूछ सकते हैं, मुझे पर्सनल DM भी कर सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और बाकी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।